हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमरैंकर्स। आज हम क्लास 9th का अपना नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो अपने पहले चैप्टर में जब हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ अवेलेबल है वो मैटर के किसी न किसी फॉर्म में ही अवेलेबल है, राइट। जैसे कि मैटर है जो अपना, वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डेट इज़ सॉलिड, liquid and gas, right? These are 3 forms of matter। तो हम जो भी देखते हैं अपने सराउंडिंग, अगर हम कोई भी वाटर देखते हैं, कोई भी लिक्विड देखते हैं, तो वो, अगर हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन है, तो वो अपना क्या है, गैस है। तो वो कोई ना कोई मैटर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी जो सबसे बड़ा चैलेंज था आपके लिए वो ये था, ह्यूमंस के लिए स्पेशली, वो था कि जो मैटर, जो भी हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक्चुअल में बना कैसे है, उसका बेस क्या है, कैसे ही अपने आप इतना अच्छा अच्छा चीज़ पूरा सब जनरेट हो गया, कैसे ये नेचर जनरेट हुआ, राइट। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। जैसे अभी हम प्रेजेंट में क्या सफ़र कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम यूनिवर्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो हमको पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो अभी हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो यूनिवर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम तो छोटी सी जगह में रह रहे हैं, इतना बड़ा सा यूनिवर्स है, इसमें क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है, कौन सी थ्योरीज काम कर रही हैं, किस तरीके से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में जो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं वो उस चीज़ के लिए है। तो अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, पीछे मतलब 500 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 500 साल पीछे चले जाएं, तो उस टाइम पे तो कुछ भी दिमाग में नहीं था लोगों को कि ये जो हमें आसपास दिख रहा है ये आया कैसे, राइट। तो उस टाइम पे हमारे जो टर्म्स हमारे इसमें आया एग्जिस्टेंस में, वो था आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहली बार जो एटम्स का जो टर्म्स आया वो उसी टाइम पे आया। एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत सारे इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो जस्ट लगे हुए थे अपनी अपनी थ्योरी देने में, ठीक है। उन लोगों को था कि सब अपना अपना कंसेप्ट रख रहे हैं सामने, कुछ उनके पास प्रूफ नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, जस्ट केवल थ्योरेटिकल, जस्ट उनका जो फिलॉसफी था उसके बेसिस पे ही वो प्रूफ दे रहे थे। उसी सीक्वेंस में जैसे कि अपना स्टार्टिंग किया, अपने इंडियन फिलोसफर थे एक महर्षि कनद, क्या नाम था इनका, महर्षि कनद, ठीक है। इन्होंने स्टार्टिंग की और इन्होंने क्या बोला कि जो मैटर है, कोई भी मैटर है, अगर हम उसको डिवाइड करते चले जाएं, मतलब अगर हम उसको बेक करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक हो चुका होगा, मतलब स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल में जो है ब्रेक हो चुका होगा, मतलब इसके बाद इसको डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, राइट। तो उन्होंने कहा कि ये जो है, जो अल्टीमेटली लास्ट में हमको जो एक पार्टिकल मिला जिसको हम अब डिवाइड नहीं कर सकते, इसको उन्होंने बोला क्या, परमाणु। इसको उन्होंने बोला परमाणु। परमाणु हिंदी शब्द है, इंडियन फिलोसफर थे। यही परमाणु को अब इंग्लिश में लोग एटम बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने सेम फिलॉसफी दी थी, ठीक है, उन्होंने भी सेम फिलॉसफी दी थी। उन्होंने कहा कि इफ़ वी स्टार्ट डिवाइडिंग मैटर देन अल्टीमेटली आई विल गेट ए पार्टिकल विच कैन नॉट बी, आई मीन दैट विल बी इनडिविजिबल, उसको अब डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, तो उसको उन्होंने एटम बोल दिया। लेकिन ओवरऑल सबका कंसेप्ट क्या था स्टार्टिंग में, कि देखिए सबका कंसेप्ट स्टार्टिंग में यही था कि मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा सा स्टोन उठाया, अभी आपने इसको क्रश किया, ठीक है। क्रश करने के बाद ये आपका क्या सा हो गया, मान लीजिए इस तरीके से ये ब्रेक हो गया, 5 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अभी आप इसके एक पार्ट्स को उठा लीजिए और इसको फिर से और क्रश कीजिए, बहुत क्रश कीजिए, ठीक है। अब आप इसके किसी एक को उठा लीजिए, उसको क्रश कीजिए, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, एक पार्टिकल ऐसा आएगा लास्ट में जिसको आप कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब अब आप इसको नहीं तोड़ सकते, आप कुछ भी कर लो। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये है परमाणु,
इन्होंने बोला ये क्या है, ये परमाणु है कि अब आप इसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इसके लिए आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक बिल्डिंग को कंसीडर कीजिए। जैसे कि आप एक बिल्डिंग को कंसीडर कीजिए, कोई एक बिल्डिंग बन रही है, राइट, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है जिसके मान लीजिए 50 फ्लोर हैं। ठीक है, अब 50 फ्लोर में सबसे पहले आप उसके एक फ्लोर को ले लो। अभी आपने 50 से एक पे आ गए, एक फ्लोर को लेके अब आप उसकी मान लीजिए 4 दीवारें हैं, उसकी एक वॉल को ले लीजिए, किसी एक वॉल को ले लीजिए। ठीक है, अभी आप क्या किया, पूरी बिल्डिंग से अब आप केवल एक दीवार पे आ गए। अब एक वॉल को भी आप तोड़ना स्टार्ट कीजिए, उसमें भी आपको एक ईंट मिलेगी। क्या मिलेगी, एक ब्रिक, क्योंकि ये ईंटों से मिलकर बनी होगी दीवार। अब ब्रिक ले ली, अब ब्रिक को लेने के बाद आप ब्रिक को भी क्रश करना शुरू करिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका पाउडर बनेगा। पाउडर बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा पतला कर लेंगे, एक स्टेज आएगी कि भाई अब नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये क्या है, आपका पार्टिकल। ठीक है, मतलब इसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने यही कहा कि कुछ ऐसा है जिससे ये मैटर मिलके बना है, जिसको हम एक स्टेज पर जाके डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इन लोगों की, प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी की सारी फिलॉसफी थी, कुछ भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इनके पास। ठीक है, केवल ये अपने अपने मनगढ़ंत स्टोरी चल रही थी। इवन ये काफ़ी क्लोज गए, इन लोगों ने काफ़ी ये हुआ, काफ़ी क्लोज अप्रोच किया, क्योंकि इनकी थ्योरी के बेसिस पे ही आगे काम हुआ। ठीक है, जो इन्होंने कंसेप्ट दिए, लेकिन प्रूफ नहीं है तब तक कुछ माना नहीं जाता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, देखिए, एक नए साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, लेवोजियर। राइट, ये आए 18वीं सेंचुरी के आसपास। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ लॉज दिए। ठीक है, इन्होंने कुछ लॉज दिए, कुछ नियम दिए, जिनके बेसिस पे इन्होंने बोला कि हाँ, जो थ्योरी पीछे ऊपर बताई जा रही है कि कुछ ऐसा है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे आप लोग परमाणु या एटम बोल रहे हैं, उसी का कंबाइंड फॉर्म अगर हम देखें तो उसी को कंबाइन करने से हमारा मैटर फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इतना तो पहले हो गया था क्लियर, लेकिन इन्होंने कुछ लॉज देके, कुछ नियम देके ये प्रूव किया कि हाँ, थ्योरी कहीं ना कहीं सही अप्रोच में जा रही है। तो इनके जो नियम है उनको क्या बोला, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोला, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, इसको अच्छे से समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग। ठीक है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के समय जो रिएक्शन प्रोसीड होती है उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम लेवोजियर ने दिए, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और ये नियम क्या थे, 2 नियम थे। क्या नियम थे दोनों, देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला जो इनका लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था इनका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कंजर्वेशन मतलब कंजर्व रहना, राइट। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा कि एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, केवल उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, राइट। वैसे ही क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बताता है कि मास, कोई भी मास है उसको ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप केवल मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं,
राइट। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट व्हाट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग मास को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ओनली इट विल convert one form to another form, that is mass of chemical reaction before reaction is equal to मास आफ्टर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन से पहले जितना मास होगा उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा, मास चेंज नहीं हो जाएगा। ये था इनका पहला लॉ। सेकंड लॉ इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस मतलब कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड होगी तो उसमें जो भी मास पार्टिसिपेट करेगा उसका एक पर्टिकुलर रेशियो रहेगा। जैसे अगर आप H2O ले लें, आपने क्या ले लिया H2O, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है इसमें, और एक आपका क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो अगर हम मास देखें तो 2H का मास कितना हो गया, 2 AMU, और 1 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 8O16 होता है तो 16 AMU। अब जरा रेशियो देखें H2O में, अगर हम रेशियो देखें दिस, तो 1:8। मतलब ये हमेशा, ये जो पानी है, चाहे आप कहीं का भी पानी ले लो, चाहे आप किसी भी जगह का पानी ले लो, आप चाहे इंडिया का ले लो, पाकिस्तान का ले लो, जर्मन का ले लो, अमेरिका का ले लो, कहीं का भी आप वाटर उठा लो, वाटर H2O की फॉर्म में ही रहेगा और उसका जो मास होगा 1:8 के प्रोपोर्शन में ही होगा। मतलब ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इनके सेकंड वाले लॉ ने बोला। लेबुजियर का जो 2 नियम इन्होंने दिए, लेबुजियर ने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, 2 नियम थे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। राइट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया वाटर का एग्जांपल लेके, कि अगर आप वाटर को लेते हैं, H2O होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, वो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही एग्जिस्ट करेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपने 9 ग्राम वाटर लिया है, मतलब अगर आपने 9 ग्राम ऑफ वाटर लिया है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। राइट, ये हमेशा इसी रेशियो में काम करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल आप ले लेते हैं, क्या, अमोनिया NH3, ठीक है, 7N14 और आपका 1H1, ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, 3 हैं। तो रेशियो क्या हो गया इसका रेशियो हो गया 14:3, ठीक है, ये इसका रेशियो हो गया। मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, ठीक है। मतलब अगर आपने 17 ग्राम अमोनिया है तो इसमें 14 ग्राम आपका नाइट्रोजन होगा, 3 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा। ये हो गया आपका दूसरा नियम। इसको कैसे बोलेंगे, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। कैसे बोलेंगे आप इसको, आप कैसे डिफाइन करेंगे, इन ए केमिकल substance, in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass। ये क्या है आपका सेकंड लॉ।
तो अभी आपको दोनों लॉ समझ में आए, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, क्योंकि इन लॉ के बेसिस पे ही ये दो नियम जो दिए गए थे, दो लॉज दिए गए थे, इनके बेसिस पे ही आगे एक नई थ्योरी आई थी। डाल्टन्स ने एक नई थ्योरी दी थी जो आधार बनी, जिसने बहुत हेल्प किया आगे ये जानने में कि किस तरीके से मैटर फॉर्म होते हैं, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डाल्टन्स की थ्योरी, ठीक है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम यहाँ पे अभी कंसीडर करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इनके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स देख लीजिए, पहले सुन लीजिए। पहले इन्होंने कहा कि ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मतलब जितना भी मैटर अवेलेबल है वो सारा बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिन्हें हम एटम्स कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जो एटम्स है वो इनडिविजिबल है, मतलब अब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन एनी केमिकल रिएक्शन। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं, अगर हम किसी एक एलिमेंट को ले लें, ठीक है, तो उसके सारे के सारे एटम्स जो है वो सिमिलर होंगे, और दूसरे एलिमेंट को लें तो उसके अलग होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, ओके। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड, और किसी भी कंपाउंड में ये जो एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए पहला इनका था कि जो मैटर है ये मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, जिन्हें आपने क्या बोला, जिन्हें हमने बोला एटम्स। ये इन्होंने पहला पोस्टुलेट्स दिया कि जो मैटर है, मतलब ये जो मैटर है ये बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है, और इस पार्टिकल को हमने क्या बोला है, एटम्स, ठीक। दूसरा इन्होंने बोला कि ये जो एटम है, ये जो एटम्स हैं ये इनडिविजिबल है, मतलब अब इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। पहली बात ये इनडिविजिबल है, दूसरी बात ये क्रिएट नहीं किया जा सकता इनको, और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तीसरा इन्होंने बोला कि अगर हम कोई एक एलिमेंट ले लें, एक एलिमेंट मतलब जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल अगर देखी है, या फिर एक लेक्चर और है मेरा, उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल याद करवाई है, उसका ट्रिक बताया है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप कोई एक एलिमेंट उठा लें, हाइड्रोजन ही उठा लें या ऑक्सीजन उठा लें, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई एक एलिमेंट को लें तो उसमें जितना भी एटम्स होगा, जितना भी पार्टिकल्स होगा, वो सारा का सारा कैसा होगा, सेम होगा। मतलब हाइड्रोजन में जितना भी एटम्स अवेलेबल है, ठीक है, वो सारा का सारा सेम होगा, और ऑक्सीजन में, पूरे ऑक्सीजन में भी सेम होगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम कंबाइन करें तो इन दोनों में अलग अलग होगा, मतलब हाइड्रोजन के एटम्स अलग होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स अलग होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, ऑक्सीजन के एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। ऐसा डाल्टन्स ने अपने पोस्टुलेट्स में बोला, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोला कि ये जो एटम्स हैं ये फिक्स प्रोपोर्शंस में कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे कि H2O, ठीक है। ये 1:8 के रेशियो में, बाई मास 1:8 के रेशियो में ये कंबाइन करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब 9 ग्राम अगर कंपाउंड है तो उसमें 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन और 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा बाई मास, ठीक है। ये इन्होंने बोला, ये इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे डाल्टन्स के। आई होप ये समझ में आया हो। तो अब इसको रोकते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं, अभी हम कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अभी जब मैटर का आपको पता नहीं है कि मैटर किससे बना है, मैटर का जो बेस है, ठीक है,
उसको जब आप पता कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशंस आए, बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है। तो उसी थ्योरीज के सीक्वेंस में जो अपने पहले साइंटिस्ट इंडियन फिलोसफर जो सामने आए थे, महर्षि कनंद, राइट, उन्होंने बोला कि ये जो मैटर है, अगर हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, वी कीप ऑन डिवाइडिंग इट, हम इसको डिवाइड करते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्होंने क्या बोला, परमाणु, ठीक है। उसी तरीके से ग्रीक फिलोसफर और आए, उन्होंने भी सेम बोला। उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरीके से उसको एक हमें अल्टीमेटली एक इनडिविजिबल पार्टिकल मिलता है जिसे हम एटम कह सकते हैं, उन्होंने उसे एटम बोल दिया, ठीक है। इन दोनों की बात ख़त्म होने के बाद, एक्चुअली इन दोनों की बात में दम तो था लेकिन उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं था। तो उसके बाद आए कौन, लेवुजियर। लेवुजियर ने क्या कहा, इन्होंने दो नियम दिए, केमिकल कॉम्बिनेशन के दो नियम दिए। पहला इनका नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था इनका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इन्होंने क्या कहा कि मास को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो जितना मास रिएक्शन से पहले होगा उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा, राइट, ओके। ये तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोला। सेकंड इन्होंने बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में, कि अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसमें जो एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं वो बाई मास, मतलब मास, उनका जो मास होगा वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एक फिक्स रेशियो में होगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन, अगर हम H2O की बात करें तो उसमें 1:8 बाई मास होता है। अगर आप अमोनिया की बात करें तो 14:3 बाई मास होता है, राइट। तो ये थी इनकी थ्योरी। नेक्स्ट आपका आया डाल्टन्स, नेक्स्ट आपका क्या आया, इन लॉज के बाद लेवुजियर की लॉज को फॉलो करते हुए डाल्टन्स ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। डाल्टन्स ने क्या बोला, इनकी एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थे कि इन्होंने कहा कि सारे के सारे मैटर हैं वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं जिन्हें हम एटम्स कह रहे हैं। दूसरा, एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तीसरा कहा कि कोई भी एलिमेंट एक फिक्स एलिमेंट फिक्स एटम से मिलके बना होगा जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सिमिलर होगी। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर सारे के सारे एटम सेम होंगे और हर एक एटम का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो एटम्स हैं ये कोई भी मॉलिक्यूल्स बनाते टाइम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लास्ट इन्होंने कहा था रिलेटिव नंबर ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ओके।